No script, no chains, we let it go. Roll hit towels where the cool kids glow. Powered by Pongi Tourism. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोहित टेल्स पे। आज हम आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में, जहां हर साल नवंबर महीने में लवी का मेला लगता है। ये एक ऐसा मेला है जो परंपरा नहीं बल्कि हिमाचल की स्थानीय अर्थव्यवस्था का जीवन उदाहरण है। और इस रोचक विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सतपाल सर। नमस्कार सर। डॉक्टर सतपाल सर असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग के जीसी रामपुर में है और साथ ही साथ एचपी गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी पद पर भी है। तो आज सर हमें समझाएंगे कि आखिर ये मेला कैसे क्षेत्रीय व्यापार और ग्रामीण विकास के रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। सर, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले रोहित टेल्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला जो रामपुर बुशहर में लगता है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। मेरा नाम डॉक्टर सतपाल है। मैं रामपुर के ही एक गांव नरेन आता है, नरेन में शरण गांव है, वहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। और मेरी जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मैंने एजुकेशन 12वीं तक की जो मेरी एजुकेशन है वो मेरे अपने ग्रामीण क्षेत्र से हुई है, नरेन स्कूल से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन राजकीय महाविद्यालय रामपुर से ही मैं पढ़ा हूँ। 2008 में यहाँ से मैं पास आउट हुआ। उसके बाद 2008 से 10 मेरा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स विषय में मैंने वहाँ से पीजी किया। उसके बाद एमफिल 2010 और 11 में मैंने वहाँ से एमफिल किया। उसके बाद पीएचडी में मेरा एचपी यूनिवर्सिटी से। और मैं इससे पहले एचपी अलाइड सर्विसेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में मैंने वहाँ पर काम किया था। उसके बाद 2017 में जो कॉलेज कैडर में मैंने जो है अपने कॉलेज को ज्वाइन किया और राजकीय महाविद्यालय रामपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हुआ। उसके बाद 2020 में राजकीय महाविद्यालय कुकुमसिरी, जो हमारे प्रदेश का सबसे दूरवर्ती अगर हम कहें पांगी चंबा के बाद आपका जो स्थानीय क्षेत्र है, उसके बाद कुकुमसिरी जो क्षेत्र है वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी। और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय रामपुर में ही कार्यरत हूँ। सहायक आचार्य अर्थशास्त्र विषय के मेरा विषय है। और मैं वर्तमान में राजकीय जो हमारा HGCT हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन है, उसका भी मैं एक जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पूरे हिमाचल का, और इलेक्टेड मैं वहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। रामपुर में मैं स्वागत करना चाहूँगा रोहित टेल्स की पूरी टीम को कि वो आएँ और एक ऐसा विषय उन्होंने चूज़ किया है जो काफ़ी ऐतिहासिक भी है, जिसके सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और जिसके परिदृश्य ही पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू सर। सर, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले थोड़ा लवी मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। बेसिकली रोहित, जब हम बात करें लवी की, लवी मुझे लगता है इसका एक आधुनिक नाम है लवी। बेसिकली इसको लोई बोलते हैं। हमारे जो रामपुर, अगर आप बुशहर की बात करें, लोई बुशहर क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें इसका लोई इसका बेसिकली शब्द है। ओके सर। तो वो जो हिंदी के साथ उसकी जब हम ट्रांसमिशन या उसकी इंटरचेंजिंग हुई है तो वो जाकर पहुंचा है फिर लवी। बेसिकली ये एक लवी की शुरुआत जब हुई थी, एक ऐतिहासिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1681 में मानी जाती है। वर्ष 1681 में एक संधि हुई थी, व्यापारिक संधि या मैत्रीपूर्ण संधि हम उसको कहेंगे। वो बुशहर के राजा या एक प्रतापी राजा हुए हैं बुशहर के, उनका नाम बुशहर रियासत में स्वर्ण अक्षरों में वर्णित है। और अगर आप देखें पूरे हिमाचल, पूरे देश की इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका नाम राजा केरी सिंह था। ओके सर। वो हमारे बुशहर रियासत के राजा हुआ करते थे उस समय में। तो उनको अगर हम बात करें उनके प्रताप की, उनका प्रताप जो औरंगजेब ने भी उनको आज जो है छत्रपति की उपाधि से नवाजा था। माना जाता है, कहा जाता है, ऐतिहासिक परिदृश्य में वो अंकित है कि एक दिल्ली दरबार लग रहा था औरंगजेब के, जो औरंगजेब शासक हुए हैं मुग़ल सल्तनत के, उनका एक दिल्ली दरबार में एक दरबार लगा था। उसमें वहाँ पर बहुत सारे राजाओं को बुलाया गया था, राजाओं का राज था, जिसमें बुशहर के राजा प्रतापी राजा केरी सिंह अजानुबाहु उनको संज्ञा दी जाती थी। बेसिकली अजानुबाहु का मतलब है घुटनों तक उनके पैर बाजू थे, इतनी बड़ी भुजाएं थी उनकी। अच्छा। तो इतना प्रताप, उनका बलशाली भी थे और अपनी बुद्धि और उसके लिए भी माने हुए थे। दूसरी अगर हम बात करें, बुशहर में दैविक संस्कृति का बड़ा एक संगम रहा है, पहले से ही नाता बुशहर रियासत के साथ रहा है। तो उनको जब वहाँ पर दरबार में बिठाया गया,
सभी राजाओं को कुर्सियां दी गई और सबके ऊपर वो तंबू भी लगाए गए। मगर कहा जाता है कि, और इतिहास में भी वो वर्णित है, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें बहुत सारी उसमें साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं कि जब उनको बिठाया गया तो उनको एक कुर्सी पे बिठाया गया और उनके ऊपर कोई छतरी नहीं थी, छाता नहीं था। तो रामपुर जैसी ठंडी जगह का आदमी अगर दिल्ली में जाएगा तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो गर्मी होते होते जब वो बैठे तो उनको बहुत गर्मी लगी, तो उनको गर्मी सहन नहीं हुई, तो उन्होंने वहाँ से आह्वान किया, अपने देवी देवताओं को वहाँ से आह्वान किया कि भाई मुझे गर्मी लग रही है। तो एक ऐसा चमत्कार वहाँ पर देखने को मिला, वो वर्णित है, साक्ष्य उसके मिलते हैं और उसको लिखा गया है वहाँ पर इतिहास में। तो एक बादल का टुकड़ा उनके सिर के ऊपर आ गया। अच्छा सर। तो उसको शायद उन्होंने जब कहा कि भाई एक ही इतने मौसम में, इतने साफ मौसम में बादल का टुकड़ा एक इंसान के ऊपर कैसे आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे गर्मी सहन नहीं होती और इसलिए मेरे ऊपर ये आ गया। ओके सर। तो उनको उसको जस्टिफाई करने के लिए उनकी कुर्सी को बदला गया, ऐसा कहा जाता है कि उनकी कुर्सियों को बार बार बदला गया। जब उनकी कुर्सी को बदला गया तो वो बादल का टुकड़ा उनके ऊपर ऊपर चलता गया, इसलिए उनको अजानुबाहु की संज्ञा वहाँ से, अजानुबाहु तो ऑलरेडी थे वो, वहाँ से छत्रपति की उपाधि वहाँ से औरंगजेब से उनको मिली थी। तो जो ये संधि, एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी, वो प्रतापी राजा जो बुशहर के रहे हैं उनके मध्य में, और एक ग्यालदेन छिवंग नाम के एक सेनापति होते थे तिब्बत रियासत के, उनके मध्य में ये संधि हुई थी, एक मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी। माना जाता है कि उस समय कश्मीर के राजा और अन्य राजाओं ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। ओके सर। तो इतिहास के पन्नों में अगर आप उसी हांडा जी की किताब को पढ़ेंगे और भी दूसरे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णित है कि कश्मीर के राजा या कुछ और लोगों ने वहाँ पर आक्रमण किया, और हमारे बुशहर के राजा उसी हांडा लिखते हैं कि वो भ्रमण पे थे तिब्बत अपने, क्योंकि हमारी वहाँ पे एक बॉर्डर लगता है, नामग्या एक जगह है हमारे किन्नौर में, वो जहाँ भी आपने देखा होगा शिप की जो बॉर्डर है वो ओपन किया गया तिब्बत के साथ, वहाँ से ही व्यापार होता था। ओके सर। तो वहाँ उधर कहीं थे, तो जो ग्यालदेन छिवंग थे, उन्होंने बुशहर के राजा केहरी सिंह से वहाँ पर अपनी सहायता मांगी। तो उन्होंने उसको सहायता को स्वीकार किया और उन्होंने उनकी सहायता भी करी, और उस सहायता से जो है उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। और उन्होंने उस मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित करने के लिए एक व्यापारिक संधि, जो बाद में व्यापारिक हुई, पहले वो मैत्रीपूर्ण थी, उस मित्रता को घनिष्ठता में बदलने के लिए उन्होंने एक व्यापार किया। और जो आपके तिब्बत के जो फिर वहाँ के सेनापति थे और हमारे बुशहर के राजा थे, उनके मध्य में एक मैत्रीपूर्ण संधि हुई, जिसको हम नामग्या ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर हम देखें तो नामग्या नामक स्थान पे वो ट्रीटी हुई थी, जिसमें वो ट्रीटी थी कि हमारा व्यापार, तिब्बत और बुशहर का व्यापार जो है वो एक अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और उसमें वर्णित है कि ये व्यापार तब तक चलेगा जब तक काला कौवा सफ़ेद ना हो जाता, इस तरह की वर्डिंग उसमें वर्णित है। ओके सर। और जब तक मानसरोवर मीन्स सतलुज का जो पानी है वो सूख नहीं जाता, और जब तक सतलुज जो है अपना रुख ना बदल दे, मीन्स रामपुर से ऊपर की ओर ना चल पड़े, तब तक, मीन्स आप इसके मीनिंग्स को समझ सकते हैं कि कितने अनंत काल तक जो है ये संधि ये उनके बीच में हुई थी। और वो व्यापार जो तब से लेकर चलता आ रहा है। वहाँ की चीज़ें, घोड़े जो वहाँ का अगर हम देखें, घोड़े का व्यापार वहाँ से होता था, और हमारे जो बुशहर की जो चीज़ें होती थी, बुशहर के आसपास के क्षेत्र की जो चीज़ें होती थी, उसको हम जो है वहाँ पर आदान प्रदान करते थे। और बेसिकली ये मेला पहले जो है सतलुज के किनारे लगता था, और जहाँ पर आज रामपुर रियासत आप देखेंगे, रामपुर जो नगर स्थापित है उसके आसपास कहीं लगता था, और उसके बाद जो है कालांतर उसे शिफ्ट किया गया राजकीय महाविद्यालय रामपुर के प्रांगण में, और इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हुआ है। 1985 में तत्कालीन जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने इसको 1985 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है प्रदान किया। क्योंकि यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी आते थे, तिब्बत के लोग आते थे। माना जाता है कि पूर्व काल में यहाँ पर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के लोग भी आते थे व्यापार करने। हाँ, क्योंकि ये जो है आपके ड्राई फ्रूट्स एंड और दूसरी चीज़ों के लिए काफ़ी विख्यात था, और अभी भी विख्यात है, जिसकी झलक आप अभी देखते हैं। तो इस तरह से एक मैत्रीपूर्ण संधि के तहत ये जो एक व्यापारिक संधि दोनों जो हैं वहाँ के शासकों के बीच में हुई थी, और जिसका परिणाम आज लवी मेला है। और उसको प्रदेश सरकार है, चाहे आपके
स्थानीय प्रशासन जो है उसको बखूबी अभी निभा रहा है। ओके सर। जी सर तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आपने बताया मुझे, ये आपने पूरी हिस्ट्री जो बताई है जी सर, तो जब ये व्यापार दोनों कह सकते हैं तिब्बत और जब हिमाचल, मतलब जो रामपुर बुशहर था, इन सियासत में जब हो रहा था, तो उसके बाद सर क्या इम्पैक्ट पड़े यहाँ पे? आपका बहुत ही वाजिब सवाल है रोहित, क्योंकि जब भी कोई व्यापार होता है, व्यापार के उसके आर्थिक प्रभाव ज़्यादा रहते हैं जी। और आर्थिक प्रभाव यहाँ देखने को भी मिले हैं। अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि बुशहर रियासत में आपके कामरू से लेकर आपके रोडू तक उसका जो विषय क्षेत्र फैला हुआ था, तो अगर हम देखें तो यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली भेड़ पालक थे, पशुपालक थे। ये आप देखेंगे, चाहे आप रामपुर की बात करें, रोडू के अंदर की बात करें, आप किन्नौर की बात करें, किन्नौर में तो अभी भी उस जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं लोग, अभी भी भेड़ पालक की वहाँ पर जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। रामपुर के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, मगर गिने चुने ही क्षेत्र अभी बचे हैं, आपका 12-20 का क्षेत्र हो और 15-20 के क्षेत्र हो, चाहे आपका हमारे रामपुर के थोड़े और ग्रामीण परिवेश में अभी भी भेड़ पालक का जीवन लोग व्यतीत करते हैं। और जो शब्द शुरू हुआ था लोई, लोई बेसिक लोई जिसको हम बोलते हैं, लोई का बेसिकली मतलब ही एक लोई होता है। लोई मीन्स एक वस्त्र, ऊन का वस्त्र, ऊन से बना हुआ एक वस्त्र जो आपको सर्दियों में तन ढकने के लिए, सर्दी से, कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, वो लोई जो है वहाँ से लवी बना था। तो बेसिकली हमारे क्षेत्र में यहाँ पर बाहुल्य मात्रा में हम भेड़ पालक थे, तो हमारा ऊन जो है यहाँ से हम व्यापार करते थे, उधर से घोड़े आते थे, हम नमक वगैरह जो है उसके भी एग्जाम्पल यहाँ से मिलते हैं जो हम। और उस टाइम जो ये कार्य प्रणाली थी, ये आर्थिक रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, जिसको हम बार्टर सिस्टम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। और वो सट्टा बट्टा बेस पे थे, हम यहाँ से कुछ भेजते थे, कुछ एक चीज़ें, नमक वगैरह, यहाँ से आदान प्रदान उसका, उधर से घोड़े, और वहाँ की विशेषता जो जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसका भी आप एग्जाम्पल हम आने वाले जो इस जब आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे तो हम उसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है अभी भी देखने को मिलता है, वहाँ की तिब्बत की चीज़ें यहाँ पर आज भी देखने को मिलती हैं। तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे शिल्प को एक दूसरे के साथ जो है वो आदान प्रदान करने का एक अच्छा अवसर वहाँ पर प्राप्त हुआ। और शायद ही अर्थव्यवस्था पे उसके इम्पैक्ट से पड़े हैं कि एक मार्केट जो है, बड़ी मार्केट जो है हिमाचल हमारे तत्कालीन उस समय की बुशहर रियासत को वहाँ पर मिली थी। हाँ जी सर। तो अभी सर ने हमें बताया लवी मेले के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। सर तो हम थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इस एंगल को, और ले जाते हैं इसको थोड़ा आर्थिक पृष्ठभूमि की तरफ। सर तो लवी मेला हमारे हिमाचल प्रदेश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सर ये करती है, योगदान देता है सर लवी मेला? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ रोहित, इसमें ये जो मेला जब अंतर्राष्ट्रीय इसको दर्जा मिल चुका है, तो आज हम देखते हैं ये, मुझे लगता है ना केवल हिमाचल की अर्थव्यवस्था, इससे जो है हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी प्रभावित होती है। और जो है दिल्ली, आपके चंडीगढ़, आपका दूसरे जितने भी ये जो हमारी इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, यहाँ से भी लोग देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है हिमाचल की अर्थव्यवस्था, तो अगर आप देखें पर्यटन की दृष्टि से, जब लवी को देखने लोग आते हैं, लोई जिसको हम बोलते हैं, उसको देखने लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ आसपास आप देखेंगे यहाँ के होटल्स, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होती है, और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में ज़्यादा कहूँगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, और नकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं, क्योंकि पर्यटन और नकारात्मकता का मुझे लगता है कहीं ना कहीं संबंध रहता ही है। जहाँ अर्थव्यवस्था का वो सुदृढ़ीकरण रहता है, पर जहाँ ग्रामीण परिवेश में जब पर्यटन, वो जो पर्यटन किस तरह का पर्यटन होता है वो आप समझ सकते हैं, और आपका प्रदूषण उसमें रहता है। अगर हम देखें, अभी एक बड़ी बात चल रही है, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी काफ़ी बाधित रहता है उससे, है ना, जब आपका पर्यटन ज़्यादा हो जाए। और उसके बावजूद दूसरे एस्पेक्ट्स आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी थोड़ी सी देखने को मिलती है, दूसरी भी एस्पेक्ट्स काफ़ी इसमें जो है प्रभावित होते हैं। तो अर्थव्यवस्था मैं कहूँगा कि पॉजिटिवली जो है वो प्रभावित होती है इससे, क्योंकि एक लोकल मार्केट्स जो है मिल पाती है। क्योंकि आज के संदर्भ में भेड़ पालकों का तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रहता नहीं है, क्योंकि किन्नौर के ही और कुछ एक क्षेत्र के लोग ही यहाँ पर आ पाते हैं, बाकी भेड़ पालक रहे नहीं हैं। ऊन का व्यापार होता नहीं है, ऊन का जो व्यापार होता था उसका आधुनिकीकरण हो गया है। अब आप जो देख रहे होंगे रैग्स,
Yes. रैग्स मार्केट आपने देखी होगी, चाहे आप हिमाचल के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मेले की बात करें, कुल्लू दशहरे की बात करें, मंडी शिवरात्रि की बात करें, तो रैग्स मार्केट ने एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले किया है। Yes, अब जो है प्लाइन भी हुआ है आधुनिकीकरण के साथ, क्योंकि लोग जो हैं अब वो जो लोई उनका कोट है उसको पहनना पसंद नहीं करते हैं, उनका व्यापार करना पसंद नहीं करते हैं, और उसको जो है अब उसने रिप्लेस कर दिया है। यस सर, बिल्कुल जी। तो जो आपने बताया पूरा कि आधुनिकरण हो गया इसका, सर तो इसने जो यहाँ का आपका पारंपरिक व्यापार था उसको कैसे इम्पैक्ट किया सर इस चीज़ ने? जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी बात की रोहित कि इसका आधुनिकीकरण वक्त के साथ हर चीज़ का होना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात है इसकी रेलेवेंस क्या होती थी, ये लोगों को मेल जोल के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होता था उस समय में, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था आज से 300, 350, 400 साल पहले, तो उससे पहले तब जो है इस तरह का कम्युनिकेशन था नहीं। उसके बाद भी अगर हम 90s की बात करें इसमें, तो 90s, 80s की अगर हम बात करें, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स इसमें मिलते हैं। तो तब अगर हम लोगों को उसमें देखें तो लोगों का मुख्य कारण ही यहाँ पर लोग अपने मेल जोल के लिए ज़्यादा आते थे। और दूसरी बड़ी रेलेवेंस अगर मैं इसमें रोहित आपको बताऊँ, लवी और फाग मेला ये बुशहर के रियासत में, ये इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लवी मेला बेसिकली ये शरद ऋतु जो शीत ऋतु होती है उसके आगमन का संदेश है। तभी तो क्योंकि हमारे लोग आते थे और वो अपना सामान यहाँ पर लेकर आते थे, अपना सामान लेके आते थे जो उन्होंने पूरे साल कमाई किया है, और उसके बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से लेकर जाते थे। जैसे आपके किन्नौर में कोई महारत है किसी प्रोडक्ट्स में, तो किन्नौरी प्रोडक्ट्स जैसे चिलगोज़ा है, खुमानी है, सूखे मेवे हैं, उनको लेकर यहाँ पर आते थे, और हमारे लोग जो यहाँ पर उत्पादकता होती थी उनके साथ उसको वस्तु विनिमय प्रणाली में, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, सट्टा बट्टा सिस्टम में, उसको एक्सचेंज करके लेके जाते थे। और आज के संदर्भ में उसमें चेंजेस हुई है, क्योंकि किन्नौर तो अभी तक उसमें है, क्योंकि किन्नौर में ड्राई फ्रूट्स अभी भी चल रहे हैं, चिलगोज़ा या दूसरी चीज़ें आप देखते हैं, चूल्ही का तेल। और बेसिकली ये चूल्ही का जो तेल है ना सर, ये मैं मानता हूँ ये महिला सशक्तिकरण का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इकोनॉमिकली महिलाओं को इन्होंने सशक्त भी किया है, क्योंकि अगर आप पूरे सराउंडिंग में देखें, चाहे हम बुशहर की बात करें, बुशहर रियासत की अगर हम बात करें, प्राचीन रियासत की बात करें, तो महिलाएं इसी कार्य को करती है। गुट्ठी के तेल को, गुठली को तोड़ना, उसको लेके आना, उसको नेचुरली कैसे हम तेल तैयार करते हैं, ये सारा काम महिला ही देखती है। और तो महिला की पार्टिसिपेशन जो है इस मेले में देखने को मिलती हैं। आप किन्नौरी मार्केट में जाएंगे, जितनी भी मार्केट्स लगी होगी, जितने भी हमारे शिल्पकार हैं वहाँ पर, आपने मफलर देखे होंगे, किन्नौरी कैप देखी होगी, आपने कोट देखे होंगे, उसमें जो बुनाई और कताई का काम है उसमें महिलाएं ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% है, अगर आप देखेंगे तो 50% आज भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी आगे आई हैं। आपने शॉल देखे होंगे, उसकी कितना मनमोहक उसका वो जो आपका चित्रण देखते हैं उसमें किस तरह की नक्काशी कलाकारी उसके अंदर की जाती है, वो महिलाएं मैक्सिमम उसमें अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। और पार्टिसिपेशन के साथ साथ उनका इकोनॉमिक, मुझे लगता है कि अपलिफ्टमेंट भी वहाँ से हुई है, डेफिनेटली हुई है। सर जब हम किन्नौरी जो हमारा स्पेशल सेगमेंट में, तो वहाँ पे आपने जो टोपी भी सर आपने पहनी हुई है सर, इसको ऐसे हिमाचल से बाहर आ जा किन्नौरी टोपी की तरह देखा जाता है, तो सर इस टोपी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप सर? जी बिल्कुल, मैं जितना मुझे इसका मालूम है, बेसिकली ये बुशहरी टोपी है। ओके सर। बुशहरी टोपी, और क्योंकि किन्नौर का पार्ट था, बुशहर मीन्स की जो किन्नौर है वो बुशहर का पार्ट रहा है, तो ये बुशहरी टोपी थी। जब बुशहर की सेपरेशन हुआ, जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, आपकी रियासतों का जो विलय जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे भारत में हुआ, अखंड भारत में, उसमें हुआ, भारतीय संविधान के तहत हुआ, उसमें तब जो है पार्टीशन हुआ। फिर हिमाचल का भी 1948 में जब हमारा हिमाचल बना, उसके बाद 1 मई 1960 को किन्नौर बना। हमारे बुशहर की 14 जो गांव थे, 14 गांव थे हमारे बदाल से ऊपर के, उसको जो है मिलाकर चीनी तहसील में मिलाया गया। तब किन्नौर की जो है वहाँ पर किन्नौर ज़िले की स्थापना हुई थी। तो हम किन्नौर हमारा अभिन्न अंग है, तो बुशहर का अभिन्न अंग रहा है और पहले से ही रहा है, और अभी भी मैत्रीपूर्ण या आप दूसरे सौहार्दपूर्ण संबंध देखें या कुछ दूसरे भी संबंध देखें, किन्नौर के लोग रामपुर को अपना दूसरा घर मानते हैं। हाँ जी सर। मुझे लगता है दूसरा नहीं, पहला घर मानते हैं, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आस्थाएं, उनकी पहले से यहाँ पर अपनी आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई है, और व्यापारिक केंद्र ये रहा है। और आप देखेंगे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सारे किन्नौरी जो है यहाँ से लेकर जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये जो टोपी के जो हिस्ट्री हम बात करते हैं,
बुशहरी टोपी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क रहा है। हाँ जी। मैंने जहाँ तक माना है, जो बुशहरी टोपी होती है उसकी जो ये आपकी मगज जिसको बोलते हैं ना, इसकी जो प्लेस होती है थोड़ा सा वाइड नहीं होता है, थोड़ा सा नैरो होता है। और किन्नौरी टोपी का थोड़ा सा मुझे लगता है उसमें वो थोड़ी सी वाइडनिंग उसमें होती है। और किन्नौर की टोपी को हम ऐसे बिल्कुल सेट करके नहीं पहनते हैं, अगर आपने देखा होगा वो थोड़ी सी ऊपर को भी रहती है। तो उसके पहनावे में भी फ़र्क है। और ये जो इसकी जो बेसिकली ये जो फूल है ये किन्नौरी फूल है। ये बुशहर में इसको पहले शायद प्रयोग में नहीं लाते थे, ये अभी प्रचलन में चला है कुछ ही समय से। और इसको शायद मंडी से लेकर आते हैं और बड़ी मेहनत से वहाँ की महिलाएं इसको तैयार करती है। ओके सर। ये मंडी या जो निचला क्षेत्र है, इसका फूल होता है, एक फूल किसी पेड़ की एक पत्ती होती है, उसके अंदर से इसको निकाला जाता है। अच्छा, ये वाला फूल? हाँ, ये वाला जो फूल होता है। ओके सर। हाँ, चामक बोलते हैं इसको शायद टोपी का, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते हैं वो। एग्जैक्टली मुझे इसका चामक बोलते हैं, टोपी का चामक। तो वो जो है इसमें लगाते हैं। और इसमें हम अगर देखें लोक गीत में भी इसका विवरण है। जैसे बेसिकली हमारा अगर आप एक गाना सुनेंगे कि उबी का नाव रे कुंड जांदे भाभे जांदे भाभे जांदे, ये एक हमारा पहाड़ी यहाँ बुशहर का गाना है, बड़ा फेमस है। हमारे डॉक्टर संतोष तोशी हैं, यहाँ के सिंगर हैं, तांत्रा बॉयज़ के नाम से जिनको जानते हैं, बिरबल मुसाफिर, उन्होंने इसको गाया है। अगर हम वर्तमान उसमें देखें तो टोपी और चमका कुंड लांदे भाभे लांदे मीन्स टोपी के ऊपर ये जो फूल जो है ये किन्नौर में ही, मुझे लगता है कि ये बुशहर की नहीं, ये किन्नौर की देन है। जो टोपी का प्रचलन वो बुशहर में पहले से भी रहा है, ये मैं मान सकता हूँ। और जो ये मगज़ की हम बात करते हैं जिसमें आज के समय में बड़ा चर्चा भी बनी रहती है, राजनीतिक रूप से भी टोपियों को देखा जाता है, तो अगर हम देखें तो दोनों रंगों का जो मिश्रण है वो बुशहर में पहले से मिलता है। अगर आप देखेंगे, हम पूर्वजों की फ़ोटो भी देखते हैं हमारे गाँव में, घरों में, तो उसमें दोनों तरह के ये जो रंग है उसमें विद्यमान है। लाल रंग की टोपी भी विद्यमान थी और हरी टोपी भी इसमें विद्यमान थी। और इसीलिए इसने प्रसिद्धि प्राप्त की है क्योंकि बुशहर के जो हमारे माननीय राजा रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने इसको क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी ख्याति प्रदान की है। तो आज आप सभी के सामने है कि ये जो टोपी जो है हमारे प्रदेश की शान के साथ साथ लवी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान जो है इसको हुई है। यस सर। सर, तो सरकार या प्रशासन को ऐसे मेलों से ना जो आर्थिक लाभ है उसको बढ़ाने के लिए सर कैसी नीति अपनानी चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे लवी जो हमारा इंटरनेशनल फेयर है, यहाँ पर प्रशासनिक प्रबंध बहुत पुख्ता इन्होंने इंतज़ाम करे होते हैं। अब आप देखेंगे जो इसकी पूर्व तैयारियां, हमको तो लग रहा है कि सिर्फ मेला चल रहा है, प्रशासन मैं देख रहा हूँ पिछले कम से कम 1-1.5 महीने से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। पूरा जिला प्रशासन हो, चाहे रामपुर का प्रशासन हो, SDM महोदय, लगातार इंटरेक्शन उनकी चल रही है। ट्रैफिक प्लान को किस तरह से मैनेज किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्लॉट्स का आवंटन होता है। प्लॉट्स से मुझे लगता है उसमें रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बनकर उभर कर सामने आया वर्तमान परिदृश्य में, अगर हम इसको देखें। वो क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्लॉट्स की पहले मार्किंग होती है, तहसीलदार महोदय की अगुवाई में उसको पूरा प्रशासन करता है, उसकी देखरेख में होती है, और उसमें आधार कार्ड से उसकी आवंटन होता है। और उसमें जो है हमारे विशेष रूप से किन्नौरी जो मार्केट होती है उसकी सिर्फ आपकी वैल्यूएशन नहीं होती। जहाँ पर आपने अभी भी देखा होगा, अभी वहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगी हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स की। अभी जैसे ही आज प्रदर्शनी खत्म हो जाएगी 14 तारीख को, उसके बाद वहाँ पर जो है किन्नौरी मार्केट लग जाएगी। उनका वो ऑक्यूपाइड स्पेस है, उनकी कोई उनको मुझे लगता है उसकी बिडिंग नहीं होती, उसकी बोली नहीं लगती उस स्पेस की। वो उस ही मार्केट को वो किन्नौर के लोगों के लिए समर्पित वो मार्केट है। बाकी पूरे ग्राउंड्स की जो है, चाहे आपके बुशहर के लोग भी हैं, उसमें जो है सबको बिड में उसमें जो है आपका भाग लेना पड़ता है। और अगर हम ये न्यूज़पेपर के माध्यम से देखिए, अभी समाचार पत्र के माध्यम से जो आपका झूले वाला क्षेत्र है उसकी भी बिडिंग हुई 80 से 82 लाख रुपए, शायद वहाँ पर रेवेन्यू हमारे प्रदेश को आएगा, हमारे मेला कमेटी को आएगा और जिला प्रशासन को आएगा, और पूरे ग्राउंड की वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेशन के रूप में जो है वो एक मेला जो है आज के संदर्भ में उभर कर सामने आया है। क्योंकि भौतिकवादी युग है और व्यापारीकरण, बाजारीकरण तो हर जगह दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये मेला भी उसमें आज एक व्यापारीकरण और बाजारीकरण का एक हिस्सा बनकर उभरा है। और निश्चित रूप से एक अच्छा लाभ मुझे लगता है वहाँ से सरकार को भी मिल रहा हो। जी सर, कोई ऐसे और स्टेप्स हो सकते हैं जिनको अपना के मतलब ये बढ़ सकता हो जो आर्थिक लाभ है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वक्त अगर हम इसके आर्थिक परिदृश्य को देखें ना, अगर हम इसको बाजारीकरण और व्यापारीकरण या रेवेन्यू सोर्स के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर
इनिशियली रूप से अगर आप देखें Yes, sir. कोई प्लॉट है, उसको आप 10,000 का प्लॉट है, जी। अगर उसको बिडिंग में जाकर वो 50,000 का बिकता है, बिल्कुल सर। तो इनिशियल रूप से उसका फ़ायदा नुकसान तो हमको देखना पड़ेगा, जो कस्टमर है, हाँ जी। जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन पीपल है, जो वहाँ पर जाकर अपना सामान खरीदता है, वहाँ पर रैग से सामान लेता है, तो आप देखेंगे वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर उसकी प्राइस को जो है बढ़ाकर अपना मुनाफे को पूरा करेगा। तो मैं यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा अपने आप को शायद ये समझता हूँ कि ये व्यापारिक ना होकर इसको व्यापारिक मेला इसको रखें, इसको हम जो है सरकार या प्रशासन उतने ज़्यादा लेवल तक जो है इसको रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स ना बनाए, क्योंकि जब हम भौतिकवादी जो चीज़ें इसमें आ जाती है, जब लाभ कमाने की बात आती है, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी समस्या वहाँ पर उसकी देखने को मिलेगी। तो अगर हमने इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखना है, अगर देखें मैत्रीपूर्ण ये व्यापार के लिए चली थी ये चीज़, तब तो शायद मुझे लगता कोई इस तरह की नहीं होती थी। जब इसको जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इसको प्रशासन ने इसको करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इसको एक रेवेन्यू जनरेशन के रूप में देखना शुरू किया, तो आज आप देखेंगे वहाँ के प्राइसेस आप देख लो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें ऐसा ना हो कि हम उसको एक लाभ प्राप्त की एक इंस्टीट्यूशन इसको देखें, क्योंकि इसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको देखें। जी जी सर, तो आप जो हमारा ये लवी मेला है, इसको हम कल्चरल एस्पेक्ट से कैसे देखते हैं सर? इसका जो फ्यूचर कैसे देखते हैं सर? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका रोहित। मैं जब इसकी बात करूं, ऐतिहासिक परिदृश्य में ये शुरुआती कल्चरल हेरिटेज के रूप में हुई थी। हाँ जी। क्योंकि जो हमारा कल्चर था, बुशहर का कल्चर था, किन्नौर अगर हम देखें, जिसका हम वर्तमान में किन्नौर जिसको बोलते हैं, उसका कल्चर बुशहर के कल्चर से बिल्कुल डिफर है। बिल्कुल सर। और एक रियासत के अंदर थे। हाँ जी। अगर आप यहाँ से दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें, अगर रोडू की बात करें, तो रोडू का कल्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जब ये एक मेला लगता था, यहाँ पर लोग आते थे, रोडू से लेकर आते थे, इवन कुल्लू से भी खेतर के लोग आते थे, कुल्लू से भी लोग अभी भी आते हैं, अगर आप देखेंगे तो कुल्लू से भी लोग आते थे, क्योंकि बिल्कुल सतलुज के सटे हुए क्षेत्र में आपका कुल्लू लग जाता है। हाँ जी। और मैंने कहीं से सुना भी था कि जो घोड़ों का जो यहाँ पर अश्व प्रदर्शनी होती है, जो यहाँ पर लगती है, वो सबसे बड़ी बात है, वो पहले से ही लगती है लवी के समय में, बट उसको 1990 के बाद 1990 में पहली बार अश्व प्रदर्शनी जो है पशुपालन विभाग ने लगाई थी। और यहाँ पर सबसे आकर्षण का केंद्र रहा है पहले से वहाँ का चमुर्थी घोड़ा। और ये चमुर्थी नस्ल का घोड़ा है। चमुर्थी घोड़ा सर? जी बिल्कुल। कैसे होता है? हाँ, चमुर्थी घोड़ा अगर हम इसको देखें, हमने इसको कोशिश करी, क्योंकि मैं शायद पशुपालन उससे नहीं हूँ, तो मैं उसको, आप भी उसको नहीं देख पाएंगे, मैं भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। बट हमने अभी जब प्रदर्शनी हुई थी तो जाकर देखने की कोशिश की थी। उसका रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग दूसरे घोड़े से है। उसका ना तो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, ना उसका पेट बड़ा होता है, और वो चलने में उसको, मैं आपको बताऊं, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, शीत मरुस्थल का ऊंट चमुर्थी घोड़ा। तो वो शीत मरुस्थल का ऊंट उसको कहा जाता है, और शीत मरुस्थल का उसको जहाज कहा जाता है। और वो इतनी एक्सट्रीम ठंड में रहने, -डिग्री में भी वो रह सकता है, और चलने के लिए आप कितना भी कठिन उसको रास्ता दे दो, वो हर किसी रास्ते पे चल सकता है। और उसको हमारी सेना ने भी यूज़ किया है एज ए, उसको जो आपका वॉर जो इक्विपमेंट्स होता है उनको कैरियर के रूप में उसको ले जाने के लिए सेना का घोड़ा भी कहा जाता है। और वो माना जाता है उसकी ब्रीड जो है तिब्बत से ही शुरुआत हुई थी। और वो जो एक्सचेंज जब हमारी शुरुआत हुई थी इस मेले की, तो वहाँ से घोड़े आए थे, और आज ये घोड़ा प्रजाति बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे थी हिमाचल प्रदेश में। तो 2000 के आसपास, 2002 के आसपास पशुपालन विभाग ने हमारा एक क्षेत्र है लाहौल स्पीति के अंदर, जो स्पीति क्षेत्र है, वहाँ पर पिन वैली में, वहाँ पर जो है इन्होंने एक स्थापित किया लरी नामक स्थान पर चमुर्थी घोड़ा पालन संवर्धन और संरक्षण केंद्र है, जहाँ पर इनकी ब्रीडिंग की जाती है और उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो जब ये कि लुप्त होने के कगार पे थी, आज अगर हम देखें आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में 6000 के आसपास चमुर्थी घोड़ा नस्ल के घोड़े हैं, जिनमें से लगभग 4000 के आसपास हिमाचल में है। ओके सर। और वो संवर्धन में इसका हिमाचल प्रदेश सरकार और पशुपालन विभाग ने बहुत बड़ा उसमें अहम भूमिका निभाई है। यस सर। तो अगर संस्कृति की बात करें, हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे थे संस्कृति की। तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता था कि दिन को लोग अपना व्यापार करते थे, और ये मेल जोल का केंद्र रहता था। दूर दूर से लोग आते थे, लोई में आते थे, लोई में मिलना पसंद करते थे, और एक दूसरे से मिलते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शीत जो हमारी शरद ऋतु है, शीत ऋतु, उसके आगमन का संदेश देता था, और लोग यहाँ से लेकर सामान लेकर जाते थे। और उसके बाद एक रामपुर का एक और बुशहर का एक
मेला और बहुत विख्यात है जिसको फाग मेला हम बोलते हैं, Yes, sir. जो वसंत ऋतु के आगमन का संदेश है। Okay, तो ये दो जो हमारे मेले हैं इस बुशहर रियासत के, इसकी अपने आप में इम्पोर्टेंस है। एक मेला आपको शरद ऋतु के आने का आगमन संदेश देता है, जिसमें लोग जो है अपने पुराने वस्त्र यहाँ से जो है उसको आउटसोर्स मीन्स कि नए वस्त्र लेकर जाते हैं, सर्दियों के वस्त्र लेकर जाते हैं। Okay, अभी भी देखो हाँ आप जी, देखेंगे हाँ जी। तो सर्दियों के वस्त्र ही इकट्ठे करके लेके आते हाँ हैं। जी। और वसंत ऋतु में लोग जो हैं फिर वो उनको एक संदेश था कि यहाँ पर अब जो है रामपुर में फाग मेले के साथ जो है गर्मी शुरू हो जाती हाँ जी। है ना। इसमें एक पहाड़ी कहावत भी है, अब हमने बुजुर्गों से सुनी है कि आया फागन फगनोट हाँ जी। जुड़ की टोपड़ी पोडले शोट। हाँ जी। ये मतलब इसका मीनिंग है कि फागन का महीना आ गया है, अपना जुड़ की मीन्स ये जो मोटे कपड़े और टोपड़ी मीन्स टोपी, उसको जो आप फेंकने का समय आ गया है। तो इन दोनों की रेलेवेंस है वहाँ पर Yes, अगर हम sir. देखें Yes, sir. बुशहर के हिसाब से। तो संस्कृति, दिन में आप व्यापार करते हाँ हैं, जी। शाम को आपके पास कोई लोग अपना खाना बना रहे हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें हमारे बुशहर के ही वो एक पत्रकार रहे हैं, नागेश उनका नाम है शायद, मैं पूरा नाम उनका नहीं जान पा रहा हूँ। उन्होंने उसमें एक डॉक्यूमेंट्री में किया, उसमें एक आदमी जो है कुल्लू का मुझे लगता है वो इंसान, बुजुर्ग आदमी, उसमें बोल रहे हैं कि लवी की क्या इंपॉर्टेंस उस समय थी। जी सर। वो जो है दिन भर अपना व्यापार करे, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और अपनी, क्योंकि उस टाइम जो पुराने समय में तो सट्टा बट्टा था, उसके बाद थोड़ा बहुत सिक्के का जब प्रचलन था, आने में 1 आना 2 आना 50 पैसा, इस तरह से जो है हमारा सिस्टम चलता था। धीरे धीरे आज तो अब आप बात कर रहे थे डिजिटल वर्ल्ड में हम पहुंच चुके हैं। अब तो मुझे लगता है पैसे लेकर कोई आता ही नहीं हाँ है। जी। हर जगह आप, चाहे सिड्डू की मार्केट हो, चाहे खुमानी की मार्केट हो, चाहे आपका जूते की मार्केट हो, कहीं भी आपको गूगल पे इजीली आप उस पर कर सकते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी आज यहाँ पर हो चुकी है। तो जो है रात को फिर वहाँ पर नाटी लगती थी, रामपुर के लोग जो हैं बुशहरी नाटी उस वहाँ पर करते थे। महिलाएं वहाँ पर खाना बना रही हैं, पुरुष खाना बना रहे हैं, फिर वो जाकर उसमें नृत्य कर रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और ये जो लगता था, ये इसकी समय उस टाइम से ही फिक्स है कि ये नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में ये लगता है। आज भी 11 से 14 में लगता है, तो सेकंड वीक में ही लगता है। तब से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। और अश्व प्रदर्शनी उससे पहले होती है, सरकार उसको कर रही है और बड़े अच्छे लेवल पे कर रही है, पारितोषिक वितरण कर रहे हैं लोगों को। और स्पीति क्षेत्र के लोग जो हैं अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अभी भी हम देख रहे थे 85,000 का यहाँ से जो है चमुर्थी घोड़ा जो बिक कर गया था, और उसे और लेकर जाते हैं उत्तराखंड के लोग। और सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड हमारा 7 लाख तक क्षेत्र है हिमाचल के, वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो चमुर्थी घोड़े को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी बोझ ढोने की कैपेसिटी के हिसाब से ये रनिंग हॉर्स नहीं है। जैसे जिस तरह का आप इसको अगर सुंदर देखेंगे जैसे घोड़ा लगता है। मेरे बहुत सारे कलीग्स हम साथ गए थे, हमने देखा, बोलते इसमें तो कोई क्वालिटी जैसे घोड़े वाली लग नहीं रही है, रंग रूप उस तरह का नहीं है, बट उसकी क्वालिटीज़ जो हैं उसको विशेष बनाती है। उसके चलने की क्वालिटी, उसके ठंड में रहने की जो क्षमता है, वो उसको जो है विशेष रूप से वहाँ पर देता है। और संस्कृति में अगर हम देखें वर्तमान समय में, तो उसमें थोड़े चेंजेस तो आए हैं। आधुनिकता को हम किसी से, मुझे लगता है कि मरूम नहीं रख सकते कोई भी चीज़। इवन अगर हम अपनी भी बात करें, हम भी आधुनिकता में रंग रहे हैं। अब AI का ज़माना है तो AI की तरफ जा रहे हैं, तो आधुनिकता होती भी विकास का एक द्योतक होती है, तो उससे हम पीछे भी नहीं रह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा बैलेंस जो हमको लेकर चलना पड़ता है, और उस बैलेंस को बनाए भी हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कल्चर नाइट्स होती हैं अब हिमाचल की, जो आने वाले हमारे लोक गायक हैं उनको देखते हुए उनको स्पेशल नाइट्स दी जाती है। और शायद इस बार तो थोड़ा सा और एक विशेष आह्वान यहाँ पर इनिशिएट किया था कि हिमाचल के जो लोग हैं वही यहाँ पर अपना गायन करेंगे और अपनी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास उसमें करेंगे। तो मुझे लगता है अच्छी पहल है, लोगों को एक मंच मिल जाता है। और क्योंकि हमारे हिमाचल में ऐसे भी मंचों की थोड़ी सी कमी होती है और थोड़ी सी झिझक हमारे लोगों में रहती है। वो झिझक अभी मैं देख रहा था पीछे, क्योंकि एक अभी वायरल हुए थे काफ़ी, एक किन्नौर के सिंगर थे कोई बिज्जू भाई, तो उनकी प्रस्तुति भी यहाँ पे हुई थी सर। जी बिल्कुल, उनको इतना बड़ा मंच मिलना बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मंच मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा और अच्छा एक अपना फ्यूचर वो इस क्षेत्र में देख सकते हैं। जी सर। तो निश्चित रूप से ये चौतरफा ये मेला है। व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ओपन ऑप्शंस हैं, आप जाएं, बिड लगाएं, बिड में जाएं और अपना वहाँ पर व्यापार रखें। ट्रेडिशनल व्यापार तो अब मुझे लगता है कि किन्नौर तक ही सीमित रहा है। और वही लोग उसमें अभी कामयाब भी हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी मुझे लगता है लोकल लोगों की वहाँ से थोड़ी सी
हम पीछे को हटे हैं, क्योंकि हमारा अगर प्रदेश के हम रामपुर क्षेत्र देखें तो हमारा अब जो है हम सेब के क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सेब जो है हम ज़्यादा वो कर रहे हैं। पूरे हिमाचल की अगर इकोनॉमी की बात करें, अपर शिमला की बात करें, एग्रीकल्चर में तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। हमारे अगर प्रदेश में तो ये स्थिति कहूँगा कि अगर हमारे साथ लगते हुए जो स्टेट्स हैं, अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। सेब खा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पैसा भी इवन आप कितना खाओगे, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी उस अनाज की, तो हमको कहीं ना कहीं अपने जो ट्रेडिशनल है थोड़ा बहुत इतना कम से कम उगाएं अपने खेत में कि अपने तक हम उसको गेहूँ उगाएं, थोड़ा सा चावल उगाएं। अगर आप रामपुर क्षेत्र में देखें तो मुझे लगता है गेहूँ चावल का तो बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर मैं कहूँगा उत्पादन होता है, और सेब की तरफ जा रहे हैं। जी सर। और अच्छी बात है, सेब जाएं भी क्यों ना, क्योंकि एक व्यापारिक नकदी फसल है जी। मगर उसके इम्पैक्ट्स बड़े बुरे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे एक्सेसिव उसमें केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं। जी सर। उसके केमिकल के एक्सेस यूज़ से अगर देखें तो शिमला भी रिसेंटली एक हेल्थ सर्वे हुआ था जिसमें हम देश की कैपिटल बनने जा रहे हैं, कैंसर कैपिटल। आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा। तो उसके ही नतीजे हैं। अनडाउटली हम 12-13 केमिकल जो है एक सेब पे डाल रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी हेल्थ पे भी पड़ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर की तरफ देखने की ज़रूरत है। और तभी, क्योंकि मार्केट आपके पास बनी बनाई है, आपका प्रोडक्ट अभी तैयार होता है, तभी तो लविया भी लगती है। इसके बाद तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। जो होगी, अगर फसलें आगे होगी तो अप्रैल मई में ही होगी। अभी जो प्रोडक्शन है, चाहे गेहूँ वगैरह जो भी आपके पास होता है, वो सब अभी तक तैयार हो जाता है। तो लगभग इतना हम तैयार करें कि अगर आप देखेंगे लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केट लगती है और लोगों की होड़ है उसको खरीदने में। 150-200 रुपये का चावल है। हमारे 7 लाख तक क्षेत्र है, रोडू का, पेजा, वहाँ का धान 800 रुपये kg। इतना तो मुझे लगता है कोई बासमती भी नहीं होगा। लोकल राजमा आप देखेंगे 400-500 तक आपको मिल रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स के रेट्स मिल रहे हैं। फिर भी हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे अपने तक तो करें कम से कम, और अगर नहीं है तो आपके पास मार्केट है। यस सर। तो हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, थोड़ा एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करें। बोलने के लिए तो हिमाचल एग्रीकल्चर स्टेट है, बट कंट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। जी सर, जीरो के बराबर ही कहेंगे। लेस देन 10% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेट GSTP में है आज के टाइम में। यस सर। तो थोड़ा सा इस एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कि आपके पास मार्केट है और अच्छी मार्केट है। हाँ जी सर। मैं हर दिन ऐसे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसमें आपके लेख देखने को मिलते हैं सर, जिसमें आप आर्थिक और सामाजिक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठाते हैं सर। तो आपको ये सब लिखने की जो वो थी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी सर? जी, रोहित, मैं जब HP यूनिवर्सिटी में था, हाँ जी, तो विश्वविद्यालय में आपको पता है कि एक माहौल रहता है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे वहाँ पर। तो लिखने की प्रेरणा मुझे, मैं 2017 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था। 2017 में हमारे चुनाव हुए थे। जी सर। उसके पंचायत के चुनाव होने थे 2015 या 16 में। 15 में हुए थे शायद, मुझे ऐसा लगता है 15 में हुए थे। तो 15 के लास्ट में मैंने ये आर्टिकल लिखा था। ओके सर। उसमें लिखा था कि देव नीति आधारित राजनीति ओके सर प्रदेश में, वो काफ़ी दिव्य हिमाचल में छपा था। वो मेरा पहला आर्टिकल था। कोशिश थी कि जैसे हमारे नमक लोटा सिस्टम होता है गांव में, अगर देखें तो वो रियल पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं थी, रियल डेमोक्रेसी नहीं थी। आप ज़बरदस्ती, अगर आप कोई ठीक आप आदमी हैं, आप बलशाली हैं, तो आप ज़बरदस्ती नमक लोटा करवा के देव नीति के देवते के दोष के डर से या कुछ ऐसे तरीके से आप वोट को लुभा देते थे। तो उसका मैंने लिखा था, वो मेरा पहला आर्टिकल था। उसके बाद मैंने, चाहे आपके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हों, चाहे बजट से रिलेटेड हों, चाहे सोशल एस्पेक्ट्स हों, और आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हों, और बैलेंस्ड जो पूरा हमारा एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स हों, मैंने कोशिश करी है कि एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, क्योंकि PhD मेरी डिग्री मैंने प्राप्त की हैं और मैं ऐसे अध्यापन में मैं जुड़ा हूँ, अध्यापन में जुड़ा हूँ और एक शिक्षक हूँ। और शिक्षक का दायित्व रहता है कि समाज को एक आईना दिखाता रहे। समय समय पर जो हमारे समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, हमारे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे समाज में कुछ एक प्रचलन है, उनको हम जो है उजागर करते रहें और लोगों तक उसको पहुँचाते रहें। पर मुझे लगता है एक इसमें मैं एक
लाइट मोड में एक बात कहना चाहूँगा हाँ जी, कि मुझे लगता है जब मैं उन चीज़ों को पोस्ट करता हूँ कहीं, हाँ जी, तो देखने वालों की संख्या बहुत ही कम होती होती है है। और रिव्यूज़ आते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं स्टेट के अंदर, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो ईमेल के थ्रू मेल करते हैं, कॉल पर करके करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं, कहीं कुछ हमने गलत लिखा है उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं। Yes. अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि भरपूर ज्ञान किसी के पास नहीं हाँ है। जी। और वो जो है, हम तो अंदर का, मैं बात करूँगा आपके अंदर का स्टूडेंट तो हमेशा जीवित रहना जीवित रहता चाहिए। है, हाँ जी। हमारे डायरेक्टर साहब ये बात कल उन्होंने बताई थी कि हमारे अंदर का जो स्टूडेंट है वो हमेशा जीवित रहना चाहिए। और स्टूडेंट मीन्स कि आप लाइफ टाइम सीख रहे हैं, तो हम वहाँ से सीखते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब हम पोस्ट करते हैं तो युवा लोग उसमें ज़्यादा रुझान नहीं दिखते हैं। जी सर। और फेसबुक पे भी अगर आप देखो, एक आर्टिकल पोस्ट कर लो, आपको हार्डली 10, 15, 20, 25 लोग देखेंगे। हाँ जी। आप अपनी फेसबुक पे एक आईडी फोटो अपडेट कर दो तो आपको 1000-1200 लोग देख लेंगे। जी सर। तो थोड़ा सा रुझान जो है लोगों का चेंज हुआ है। जी सर। तो नो डाउट कि हमको तो अपना काम करना है, प्रयास करना है। हाँ जी। अगर समाज का एक भी व्यक्ति उससे प्रभावित होकर उस दिशा पे अमल करता है, उस चीज़ पे फोकस करता है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जी सर। जी। सर जब हम बचपन में ऐसे लिखते थे सर, स्पेशली दशहरे या दिवाली पे, तो सर उसमें एक लाइन आती थी ऐसे कि ऐसे ऐसे मतलब जो इवेंट होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो जुआ वगैरह खेलते हैं सर, जी। ठीक है सर। तो मैंने कभी सुना ऐसे कि लवी को ना कुछ लोग ऐसे जुए से कंपेयर करके भी वो करते हैं सर, लिंक करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक मैं कहता हूँ कि दुर्भाग्य रहा है हमारे इस लवी क्षेत्र, लवी मेले का, कि यहाँ पर जो है कुछ लोग शायद अभी, तभी तो कानून इस पे काफ़ी हमारा प्रशासन बड़ा अलर्ट है। आप आए दिन देखते होंगे छापेमारी लगातार होती रहती है। हाँ जी। पर कभी ना कभी ये थोड़ा कुख्यात रहा है हमारे इसके लिए, हमारे साथ लगते क्षेत्र में जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या मैं कहूँगा कि एक भारी भरकम शायद यहाँ जुआ चलता था, ताश जो है लोग खेलते थे। अब जो अभी आज के संदर्भ में आपको लगता है बहुत ही कम, मुझे लगता है कि बहुत ही कम ये चीज़ें हो चुकी हैं। और अगर है भी तो वो पर्दे के पीछे हैं या अपने पर्सनल लेवल पे हैं। ऐसे सोशली शायद लगता है प्रशासन ने काफ़ी इसमें नकेल कसी है। और अभी 1-2 लवी की मैं बात करूं, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से हमने, हमारे प्रशासन के लोगों ने नकदी भी बरामद की थी और काफ़ी चर्चा में वो रहा था वो इशू। तो प्रशासन ने काफ़ी नकेल इसमें कसी है। और वो कुख्यात जो एक इसका एस्पेक्ट था, वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव उसमें आ रहा है, सकारात्मक उसमें परिवर्तन हुए हैं। जी सर। जी। और अब मुझे लगता है लोग दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है, अब लोग पॉडकास्ट में ज़्यादा अपने इन्वॉल्वमेंट है। ये भी तो एक टास्क है आपको। हाँ जी। आपको दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया में आदमी एक्टिव हैं। हाँ जी। आपके रील्स बनाने में एक्टिव हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, आप कंटेंट बना रहे हैं, उसके पीछे भी तो आपकी मेहनत लगती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है आदमी की लाइफ में, ऐसा नहीं है, अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं। जी। तो जो हमारा ये पूरा पॉडकास्ट हुआ सर, अगर ये सारे एस्पेक्ट्स जितने में भी हमने बात की थी सर, अगर आप इनका कंक्लूजन निकालना चाहते हैं सर, तो किस तरह रहेगा सर वो? जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण व्यापारिक समझौते से शुरुआत हुई थी। जी सर। और आज देखिए आप डिजिटल युग के कहाँ तक हम इसमें पहुँच चुके हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी परिवर्तन इसमें देखने को मिले। और कहीं ना कहीं एक वाइडन कंसेप्ट जो है वो भी देखने को मिला है। चाहे आपका कल्चरल की बात करें, चाहे आपकी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, चाहे हम दूसरे इसमें इन्वॉल्वमेंट्स की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिले और नेगेटिव भी देखने को आए हैं। क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ है, विकास दो धारी तलवार है। जी सर। क्योंकि अगर आप विकास करना चाहेंगे और एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, आपको जो है उसमें सकारात्मक करने के साथ साथ आपको नकारात्मक उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मगर सकारात्मक दृष्टि से अगर उसमें प्रयास किए जाए तो नकारात्मक को हम कम कर सकते हैं। और वही प्रयास अभी चल रहे हैं। और आने वाले मुझे लगता है कि समय में इसमें और ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जिस तरह से डिजिटलाइज्ड ये इकोनॉमी का कंसेप्ट चल रहा है, एक इनफॉर्मल सेक्टर की भी आपने इसमें बात की थी, पहले मुझसे पूछा था। इनफॉर्मल सेक्टर अगर हम बात करें, इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं शायद इसमें थोड़ा सा चेक्स मुझे लगता है वहाँ प्रशासन का होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन शायद मुझे लगता है प्रशासन इसमें करता होगा। जितने भी व्यापारी आते होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तय बाजारी या कहीं ना कहीं तो होती होगी उनकी। और उसको जो है एक शायद रेवेन्यू जनरेशन के रूप में उसको टैक्स कलेक्शन का भी एक सोर्स हम उसको मान सकते हैं, वो यहाँ पर होता होगा। शायद इसको पॉजिटिव वे में इसको प्रशासन करे, ताकि आने वाले समय में इसमें एक अर्थशास्त्र जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो। शायद ऐसा होता होगा। इस एस्पेक्ट्स में मैं ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ।
तो और सभी को मैं चाहता हूँ कि लवी में आएँ, अंतर्राष्ट्रीय लवी में आएँ। इसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इसकी जो एक पृष्ठभूमि रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसके बारे में लोगों से चर्चा करें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं, ताकि लोग जो है इसकी जो ऐतिहासिक परिदृश्य है हमारा यहाँ पर बना हुआ है और जिसका आज भी निर्वहन कर रहे हैं लोग। जी सर। लोग कर रहे हैं और भली भांति उसमें कर रहे हैं। थोड़ा एक मैं इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट इसका जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ये जो लवी का स्ट्रेच है काफ़ी लंबा चला जाता है। अच्छा सर। 11 से शुरू होकर ये जाकर दिसंबर के भी इसके बाद जो है ये खत्म होता है। इनफैक्ट सर अभी मैं कुछ न्यूज़ दिख रहा था तो इस बार शायद कुछ स्ट्रिक्टली जी हाँ, दिया हुआ इस तरह के आदेश हैं, पर उसकी पालना अगर हो तो शायद पॉजिटिव उसमें दोनों के लिए रहेगा। वो खरीदारों के लिए भी पॉजिटिव रहेगा और जो विक्रेता हैं उनके लिए भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि खरीदार इसी उसमें रहते हैं कि लास्ट में जाके लवी सस्ती होगी और जो विक्रेता हैं वो चाहते हैं कि हम लास्ट में इसको लेके जाएं। तो बीच का जो स्ट्रेच रहता है, जो शुरू का स्ट्रेच रहता है, उसमें मुझे लगता है ज़्यादा खरीदारी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं वो फिर आपका चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखें, चाहे लोकल लोग के लिए देखें, लोकल मार्केट्स की हम बात करें, मार्केट भी हमारी है, उसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट रहता है उसका। तो शायद मुझे लगता है इसको इतना स्ट्रेच ना करें, जो इसकी धरोहर है उसको बचाए रखें, जो इसकी सेंटिटी है उसको बनाए रखें और आने वाले समय में और इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करें। जी सर। जी थैंक सर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे होंगे तो वो इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा। जी बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपका जो रोहित हैं हमारे स्टूडेंट रहे हैं राजकीय महाविद्यालय रामपुर में, MSc इन्होंने की है और काफ़ी होनहार ये छात्र हैं और अपने स्कूल कॉलेज डेज़ में भी काफ़ी होनहार रहा है और मैं इनके पॉडकास्ट हमेशा देखता रहता हूँ। तो निश्चित रूप से मैंने आपके MLA साहब का भी देखा, मिंदल माता का एक बड़ा अच्छा आपने पॉडकास्ट किया था, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ खुद। मिंदल माता जब लाहौल में था, तो आपके काफ़ी अच्छे, आप एक हेरिटेज को जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसमें और ज़्यादा काम करें। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको प्रोत्साहन दें, क्योंकि कुछ लोग युवा अगर डायरेक्शन लेस हैं और वो इसको देखें और अपनी कोई डायरेक्शन बनाएं आने वाले समय में, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करें, 2 दिन से हम इसमें लगे हुए हैं, 2 दिन से हम संपर्क में हैं और अभी भी करने से पहले कितना सेटअप करना पड़ता है, कितना आपको उसमें तैयारियों के साथ आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो आइडल वर्क के लिए समय नहीं रहता है, आप लगे रहते हैं, एंगेज लगे रहते हैं, क्या पता कौन सा दिन हो और जब आपकी किस्मत बदल जाए। तो आप इसी उम्मीद के साथ मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया और ऐसे विषय पे बोलने का मौका दिया जो हमारे बुशहर से जुड़ा हुआ है और जिसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपने आप में है और जिसका सांस्कृतिक भी, सामरिक दृष्टि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं सभी व्यूअर से और आपसे बहुत बहुत आपको बधाइयाँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसको आने वाले समय में करते रहें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। Rohit Towers where the magic swells.